डीडी न्यूज की टीम जा रही है चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ का जब हम नाम लेते हैं तो कहते हैं ना कि सदियों का इतिहास पल में जवां हो जाता है, और वो मैं खुद फील कर पा रहा हूँ। अगर चित्तौड़गढ़ की बात करते हैं, चित्तौड़गढ़ किले की बात करते हैं, तो दूसरी शताब्दी से लेकर और 16वीं शताब्दी तक का इतिहास अपने आप में संजोए हुए है चित्तौड़गढ़। और निश्चित तौर पर जब हम महाराणा सांगा का जिक्र करते हैं तो चित्तौड़गढ़ से उनका इतिहास जुड़ता है। या यूं कहें कि महाराणा सांगा की ही बात क्यों करें, पूरे मेवाड़ का इतिहास चित्तौड़गढ़ से जुड़ता है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात वो मैं आपको बता दूं कि मीराबाई हर कोई जानता है, हर कोई समझता है और उनके नाम से हर कोई परिचित है। उनका भी इतिहास यहीं जुड़ता है। यानी कि कुल मिलाकर न जाने इतिहास के कितने किरदार हैं जो कि चित्तौड़गढ़ से जुड़ते हैं, चित्तौड़गढ़ के किले से जुड़ते हैं। लेकिन हमारा जो जाना हो रहा है चित्तौड़गढ़, वो इस मकसद के साथ कि राणा संग्राम सिंह, जिसको कि हम राणा सांगा भी बोलते हैं, उनके टेन्योर में, उनके पीरियड में चित्तौड़गढ़ का कितना विकास हुआ या चित्तौड़ का उनके परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व दिखता है, इस लिहाज से हम जा रहे हैं आगे। हम कुछ लोगों से बात भी करेंगे, कुछ चीज़ों को जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार चित्तौड़ का महत्व क्या है और राणा सांगा को लेकर क्या वहाँ पे किंवदंतियाँ हैं, क्या कथाएं हैं, क्या कहानियाँ हैं, इन सबको हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। ये विजय स्तंभ, ये धरती, ये हवा, ये फिजाएं और यहाँ का पूरा माहौल एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस भावना को प्रतिपादित करता है जिसके संवाहक हम सब बन रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ मनीष वाजपेयी, और अपने इस खास कार्यक्रम में हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की उस भावना के दर्शन तो आपको करवाएंगे ही जिस भावना में पूरा देश आबद्ध है, और कैसे जिस जमीन पर मैं खड़ा हुआ हूं, यहां से एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साक्षात दर्शन होते हैं, और बल्कि ये मूल मंत्र यहां से प्रतिपादित होते हुए दिखता है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कैसे यहां पर जननी जन्म भूमस्य स्वर्गादपि गरीयसी, इस भावना का भी हमें प्राण तत्व यहां पर देखने को मिलता है। दरअसल हम जहां पर आज मौजूद हैं, ये पूरी का पूरा भूखंड, ये पूरा का पूरा भूभाग, ये पूरी जमीन, ये पूरा इलाका, ये पूरा क्षेत्र स्वाधीनता के उस प्राण तत्व से आप्लावित है जो ये कहता है कि इस स्वाधीनता के लिए, स्वतंत्र रहने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया जा सकता है। मैं मौजूद हूं चित्तौड़गढ़ में, और अगर मेवाड़ का इतिहास जानना है तो चित्तौड़गढ़ में आपको आना ही पड़ेगा। और खास तौर से हम बात करेंगे उस पीरियड की जब महाराणा सांगा ने न केवल एक भारत श्रेष्ठ भारत के मंत्र को आत्मसात करते हुए पूरे उत्तर भारत में ना जाने कितनी जागीरें, सल्तनत, राजाओं को अपने साथ किया, गुलामी से नहीं, डर से नहीं, बल्कि उस प्रेम भाव से, उस शिद्दत के साथ में कि हम सब एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, इस भाव को उस समय भी प्रतिपादित किया गया। हम ये बात करेंगे किस तरीके से महाराणा सांगा ने अपनी जन्मभूमि से प्यार करते हुए सब कुछ निछावर कर देने की बात स्वीकार कर ली, लेकिन जन्मभूमि के लिए मरना और मिटना, यहाँ तक कि कह सकते हैं कि एक तरफ जन्मभूमि और दूसरी तरफ सारे दुनिया के ऐश्वर्य वो छोड़ दिए उन्होंने, लेकिन जन्मभूमि को अपने पास रखा। तो ये तमाम बातें हम करने वाले हैं अपने इस खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत में।
बप्पा रावल से लेकर राज सिंह तक पूरा का पूरा मेवाड़ का इतिहास समेटे हुए है चित्तौड़ का ये किला। और इस इतिहास के कालखंड में एक वक्त आता है राणा संग्राम सिंह का, जिनको राणा सांगा के नाम से भी बुलाया जाता है। एज ए पर्सनैलिटी अगर करेक्टर के तौर पर हम उसको देखें, फिजिकल तौर पर नहीं देखें, तो मेवाड़ का महाराणा जो होता है वो सन्यासी होता है, राज सन्यासी है वो। कारण ये है कि जब उसका राज्याभिषेक करते हैं तो वो स्वयं का पिंडदान कर देता है। और भीलवाड़ा में लादूवास एक प्लेस है जो नाथों की सबसे बड़ी पीठ मानी जाती है मेवाड़ का। वहाँ का महंत, जिसको IS जी बोलते हैं, वो आके उसको योग दीक्षा देता है और दीक्षित हो जाता है। वहाँ से उसका परिवार समाप्त, उसका वर्ण खत्म, वर्णहीन हो जाता है। राजा वर्णहीन है तो महाराणा वर्णहीन है। महाराणा की कोई जाति नहीं, कोई समाज नहीं, इसलिए करेक्टर के तौर पर वो ऐसा है। मेवाड़ के अंदर सबसे ताकतवर शासक कुंभा हुए, जिन्होंने मेवाड़ का एक बिल्डअप किया ताकत, और जो बड़े लेवल पे जो अलाइंसेस की जो शुरुआत की, तो जो ऑल इंडिया लेवल का जो पर्सपेक्टिव जो सांगा प्रोड्यूस कर पाए, वो शायद भारत के दूसरे शासकों में वो चीज़ देखने को नहीं मिलती है। और करीब करीब जो बड़े अलाइंसेस के साथ एक जो कॉन्फेडरेसी टाइप जो क्रिएट करनी होती है, और जो दिल्ली के ऊपर उनकी जो निगाह थी कि आगे जाकर के मतलब देश के ऊपर एक सेंट्रलाइज जो है गवर्नेंस है जो इस्टेब्लिश करने की जो उनकी जो सोच थी, उसको देखते हुए सांगा की जो शुरुआती स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स जो थी और जो डिप्लोमेटिक उनके जो कम्युनिकेशंस हुए, उसको देखते हुए लगता है कि उन्होंने काफ़ी बड़े कैनवस पे काम करने का सोचा था, जो कि उस दौर के कंटेम्प्रेरी जो शासक थे साउथ में, खाली कृष्णदेवराय एक लार्ज स्केल पे काम कर रहे थे, बट उनका एरिया साउथ तक सीमित था। और सांगा वाज एम्परर इन मेकिंग, एक मोनार्क इन मेकिंग जिसको हम कह सकते हैं, मोनार्क इन मेकिंग को एक नेशनल पर्सपेक्टिव में वो जा चुके थे। राणा सांगा को संघर्ष विरासत में ही मिला था, क्योंकि गद्दी के संघर्ष के लिए भी उसके भाई ने उसके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें उसकी एक आंख चली गई। मैं टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, मैं राजा बनूंगा, मैं बनूंगा राजा। पृथ्वीराज, तू अपने भाई पे हाथ उठा के बहुत बड़ो पाप कियो है। महाराज ने पता लगेगा तो क्या होगा पृथ्वीराज? सांगा को जब हम स्टडी करते हैं तो फिजिकली वेरी स्ट्रांग, हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, 6 फीट से नीचे का आदमी है, स्ट्राउट बॉडी है, लेकिन उसको अपने लाइफ के स्टार्टिंग फेज में, यानी 18-20 साल की उम्र में उसकी एक आंख खराब हो गई है। 1519 में वो लड़ता है जिसमें उसके पैर में तीर लगता है और एक हाथ कट जाता है। यहाँ से उसमें एक चेंज आता है, और वो एज ए करेक्टर ऑफ किंग कैसा है वो वहाँ से समझ में आता है कि वो लौटता है तो अपने सिंहासन पर नहीं बैठता, वो अपने जागीरदारों के साथ ज़मीन पर बैठ जाता है और क्वेश्चन करता है सबसे कि क्या मैं राजा होने के योग्य हूँ? मेरी एक आंख खराब है, मेरा एक हाथ कटा हुआ है और एक मेरे पैर में तीर लगने से मैं लंगड़ा के चल रहा हूँ। अब मैं राजा होने के योग्य नहीं हूँ, नया सम्राट चुनेंगे, नया आदमी बिठाएंगे। इस पर मेवाड़ में एक परंपरा है कि मेवाड़ में महाराणा के बड़े भाई का परिवार जो है वो चूंडावत परिवार है, वो सलेक्ट चयन का अधिकार उसके पास है राणा के। तो तत्कालीन चूंडावत सरदार कृष्णदास चूंडावत ने कहा कि आपका अधिकार नहीं कि आप तय करें, ये अधिकार मेरे पास है, मैं तय करूंगा, आप राणा आप ही रहेंगे, महाराणा आप ही रहेंगे। और उनको जबरन उठा करके और सिंहासन पर बिठाया जाता है। तो सन्यासी जैसा कैरेक्टर है ना उसका, चरित्र की छोड़ने को 1 मिनट में तैयार है। विराजो आप लोग, विराजो। ओके करो अन्नदाता, आपरे वास्ते तो सिंहासन ही सही जगह है। नहीं अजय जी, यो ठीक नहीं लगे। मैं तो आप लोग सागे ही बैठूं। ये अन्नदाता, माने अतरो लज्जित नहीं करो। आप बैठो अजय जी। जब कोई मूर्त टूट जावे तो उनकी पूजा नहीं किया करे,
क्यों उदय सिंह जी, ठीक है ना? आप सही फरमा रहे हो राणा साहब। मेवाड़ रे सिंहासन पर बैठ वालो राजा परिपूर्ण भी तो होना चाहिए जजी। हमारे शरीर की तो यह दशा है कि एक हाथ नहीं रहे हो और ये पग भी काम नहीं कर रहे हो है, और आंख भी हमारे कने एक ही है। एड़ी अवस्था में मारो सिंहासन पर बैठनो आप लोगों ने कहीं ठीक लागे? पर आप रा घाव तो अन्नदाता पराक्रम रा घाव है, विजय रा घाव, एक वीर रणबांकुरा रा आभूषणारी भांति। अन्नदाता माने और लज्जित नहीं करो, उठो उठो ने सिंहासन माथे बिराजे। जब हम राणा सांगा का जिक्र कर रहे हैं, मेवाड़ के इतिहास का जिक्र कर रहे हैं, तो बगैर चित्तौड़गढ़ के मुझे लगता कि ये इतिहास तो कंप्लीट ही नहीं हो सकता, पूरा ही नहीं हो सकता। चित्तौड़गढ़ बहुत बड़ा, लगभग 14 वर्ग किलोमीटर का एरिया है। उसमें चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है और दुर्ग में इस समय कंकाली माता का मंदिर, जो उसका पीछे आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पर हम मौजूद हैं। और यहाँ पर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि महाराणा सांगा का जो सबसे ज़्यादा जीवन जिसको कह सकते हैं, उनके जन्म से लेकर उनके पदस्थापन तक, यानी कि सत्तारूढ़ होने तक, ये गवाही देता है चित्तौड़गढ़ का दुर्ग। हमारे साथ में इस समय एक ख़ास मेहमान हम जिनको हमने बुलाया अपने इस कार्यक्रम के लिए, मनीष जी हैं, मनीष श्रीमाली जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस समय मोहनलाल सुखाड़िया जो यहाँ पर विश्वविद्यालय है उसमें। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद। मनीष जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जरा मुझे बताएं, राणा सांगा के दृष्टिकोण से ये इस चित्तौड़गढ़ के किले का क्या महत्व है, वो बताएं। जनरली अगर हम कहें चित्तौड़गढ़ फोर्ट के बारे में, तो यह इसका वैसे इतिहास तो 7th सेंचुरी तक जाता है पीछे की ओर। बाद में यह जो इसका उत्कर्ष है, यानी कि हम कहेंगे कि ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से चित्तौड़ फोर्ट का उत्कर्ष महाराणा सांगा के समय दिखाई पड़ता है। यह उनका एक्सट्रीम पॉइंट था उस दौर में, भले वह ऐतिहासिक राजनीतिक दृष्टि हो, भले वह सांस्कृतिक हो। ऐतिहासिक दृष्टि से इस कंटेक्स्ट में कह सकते हैं कि मेवाड़ राज्य की सीमा, जब मेवाड़ राज्य जब अपना अस्तित्व में आता है, तो उसके बाद इसकी सर्वाधिक सीमाएं जो विस्तार लेती है वो महाराणा सांगा के समय होती है। यानी कि इसकी सीमाएं मुगल राजधानी यानी कि दिल्ली सल्तनत की जो राजधानी थी आगरा, वहाँ तक पहुँच जाती है। तो इसका जो एरिया है बहुत ही व्यापक था। जिन शब्दों का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ ऊर्जा से भरे हुए हैं, जिस भाव से मैं बोल रहा हूँ वो भावना प्रधान है। जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा हूँ तो पूरे उस जो ऊर्जामय जो वातावरण है उससे मैं खुद को ऊर्जान्वित महसूस कर रहा हूँ कि दरअसल इन हवाओं में कोई जादू है। इन जो ये पूरे चारों तरफ का जो भूखंड है ना, वो भूखंड कुछ कह रहा है, वो अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहा है, और इसीलिए इस कहानी को हम आप तक पहुंचा भी रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम लौट कर आएंगे तो कुछ और बातें होंगी तमाम साक्ष्य और सबूतों के साथ में कि क्या अब तक गलत हम पढ़ रहे थे और क्या सही हमें पढ़ना चाहिए था महाराणा सांगा के दृष्टिकोण से। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत वापस आते हैं, कहीं मत जाइए आप। मिलते हैं बस इस छोटे से ब्रेक के बाद। उत्तर से दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, देश हो या दुनिया की खबर है तो पड़ताल जरूरी है। देखिए हमारे साथ मेरे पीछे भारत की सबसे एजेंडा भारत का है और किस तरह से एक नई शुरुआत इस वक्त डीडी न्यूज पर। कई मंदिर हैं, कई द्वार हैं, इतिहास के न जाने कितने पन्ने, कितने अध्याय यहाँ पर अपने आप में सिमटे हुए हैं इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। वेलकम बैक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। एक भारत श्रेष्ठ भारत के इस खास कार्यक्रम में हमेशा की तरह मैं हूँ आपके साथ मनीष वाजपेयी, और मेवाड़ का इतिहास बताने की कोशिश राणा संग्राम सिंह, यानी कि उनको हम महाराणा सांगा के रूप में भी जानते हैं, उनके नज़रिए से, उनके इतिहास के साक्ष्यों के और सबूतों के बिना पर हम ये देखने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार महाराणा सांगा का व्यक्तित्व, उनका शासनकाल, उनका कृतित्व और उनके शासनकाल के दौरान जो मेवाड़ का इतिहास, मेवाड़ का राज्य जो चहुं ओर उन्नति कर रहा था, उसके बारे में साक्ष्य और सबूत क्या कहते हैं। हम उस बात की भी तस्दीक करने की कोशिश कर रहे हैं जिन बातों को बाकायदा बहुत सीना ठोक कर कहा गया और राणा सांगा के व्यक्तित्व को कहीं ना कहीं एक अपमानित और धूल धूसरित करने का
कुत्सित प्रयास किया गया। हम उस बारे में भी लगातार बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश भी कर रहे हैं। राणा सांगा के बारे में इतिहासकार बताते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत को लेकर जो कल्पना उनके मन में थी, उन्होंने छोटे छोटे राज्यों, सामंतों, जागीरदारों को अपने साथ जोड़ा ताकि उत्तर भारत में एक बड़ी सेना तैयार हो सके, एक बड़ा बल तैयार हो सके, जिससे मुगलों को बाहर रखा जा सके। वो ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने आप देखें कि पहली बार इस दूरदृष्टि वाली सोच को उन्होंने समाज के सामने रखा, अपने उस मध्यकालीन समाज के सामने, जहाँ पर वो आपस में बटा हुआ था, झगड़ रहा था, और एक यूनिटी की जो भावना है कि पूरे राजपूताना को और उत्तर भारत को सुरक्षित करने के लिए सबसे पहली सोच और सबको एक मंच पर लाने का जो कार्य था, वो मैं मानता हूँ कि उस सोच के जो जनक थे वो राणा सांगा थे, संग्राम सिंह थे। आप देखो, महाराणा कुंभा के बाद अगर शक्तिशाली शासकों की लिस्ट देखें हम सूची, तो उसमें महाराणा सांगा का नाम आता है। और उस समय मेवाड़ ने काफ़ी अपना साम्राज्य भी विस्तृत कर लिया था। उधर आगरा के करीब, दिल्ली के करीब तक हमारा साम्राज्य पहुंच गया था। और ऐसी स्थिति में सांगा की ख्याति इतनी अधिक बढ़ गई थी कि कर्नल जेम्स टॉड भी उस प्रशंसा में लिखता है कि 107 राजा राव ये उनके झंडे तले थे। इससे स्पष्ट झलकता है कि सांगा की ख्याति अत्यधिक बढ़ चुकी थी और सांगा जो है उसको किसी की आवश्यकता नहीं थी। ये आंका जा रहा था कि सांगा जो है वो दिल्ली पदपातशाही को प्राप्त करने का प्रयास करेगा। देखिए, सल्तनत काल अपने एक तरह के डाउनफॉल में चल रहा था और लोदी का जो इब्राहिम लोदी जो सल्तनत काल में लोदी डायनेस्टी के साथ जो मौजूद थे, उनका इंडिया से एक तरह से कंट्रोल थोड़ा सा हिलने लग गया था। गुजरात में लोग अलग ढंग से अपने हिसाब से काम करने लग गए थे। राजस्थान में जो शासक थे थोड़े अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट होने लग गए। करीब करीब फ्रेगमेंटेड स्टेट में कंट्री पहुंच चुकी थी, जो जिसको कह सकते हैं कि एक नेशनल इंटीग्रेशन की दिशा में सिचुएशन थी नहीं, वो फ्रेगमेंटेड थी, क्योस था। उस क्योस का जो सबसे बेहतर जो इस्तेमाल जो कोई कर सकता था, वो सांगा के अलाइंसेस और जो स्ट्रेटेजिक जो उन्होंने ट्रीटीज़ कर रखी थी और जो उन्होंने अपना जो ऑरा उनकी वजह से उन्होंने जो अपना क्रिएट कर रखा था, तो पीपल स्टार्टेड लुकिंग हिम एट एज अ नेशनल फिगर। भाई लोगा, यही वक्त है कि आप सब लोग मेवाड़ रे सागे मिल लोधी ने मुंह तोड़ जवाब दो। जदे वादी नावेला ते दिल्ली आपनी होवेली। राणा जी, मारी एक अरज है, सबसे पहले दिल्ली पर ही आक्रमण करो जाए। दिल्ली वो दरवाजो है हुकुम जिनसे होके ही आगे बढ़ो जा सके। अज्जा जी, मैं आपने वचन देऊ हूं कि दिल्ली आपनी होवेली, आपनी। बस मैंने तो आप सब लोगों का साथ चाहिए। राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी, राणा सांगारी। बहुत से इतिहासकार बाबर नामा की प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि जो बात लगातार विवाद में बनी हुई है, उसको लेकर इतिहासकार कहते हैं कि कोई कारण नहीं बनता कि बाबर को राणा सांगा आमंत्रित करते। बाबर नामा के अलावा समकालीन इतिहास में इस बात की पुष्टि नहीं होती है कि सांगा वहां पर मदद मांगने के लिए गए या इस तरह का उन्होंने कोई प्रॉमिस की या कोई ट्रीटी कंक्लूड की कि वो अगर बाबर वहां से अटैक करेगा तो आगरा तक वो जाएंगे और बाबर की वो मदद करेंगे। ये बाबर के अलावा कोई बात कह ही नहीं रहा। बाबर नामा के खुद के वर्जन का कंफ्यूजन वाली सिचुएशन है कि कौन से वर्जन को हम सही माने। तो अभी ये बहुत बड़ा डिबेटेबल इशू है, बाबरनामा खुद कितना ऑथेंटिक है। देखिए कि ये जो बात हमने भी पढ़ी है और इसका सिर्फ एकमात्र जो रेफरेंस है वो रेफरेंस तुजू के बाबरी, जिसको हम बाबरनामा कहते हैं, और मोटे रूप से उसको बाबर की आत्मकथा कहा जाता है, जो तुर्की भाषा में लिखी गई है और बाबर ने ही लिखी है। ये उसको लब्बो लुआब ये है उसमें। और इसका जो लिखने का जो काल है, समय है, वो समय भी आप देखें कि खानवा के बाद तक उसका लिखना जारी रहा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है उसमें कि उसका लेखन कब हुआ था।
वो खुद के द्वारा लिखी गई। अब जहाँ तक हिस्ट्रियोग्राफी का प्रश्न है, आप देखें कि हमारे यहाँ पर आत्मकथा को और प्रशस्तियों को कभी भी इतिहास में प्राइमरी सोर्स के रूप में मान्यता नहीं दी गई। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बाबा राणा सांगा और हम बापा रावल से चलें तो हिंदुआ सूरज के रूप में इनकी प्रतिष्ठा रही है, और इसलिए किसी भी स्थिति में ये बाबर को भारत भूमि पर बुलाने का सोच ही नहीं सकते थे। और चूंकि इब्राहिम लोदी को ये उसके पहले परास्त कर चुके थे, सिकंदर लोदी को परास्त कर चुके थे, इब्राहिम लोदी के एक राजकुमार को बंदी बना चुके थे, और गागरोन का युद्ध और सभी युद्धों में विजयी रहे थे। इसलिए ऐसी कोई परिस्थिति नहीं थी कि अपने किसी शत्रु पर नियंत्रण करने के लिए इनको बाबर को बुलाना पड़े। देश में इतिहास लेखन को लेकर भी लगातार विवाद पैदा हुए हैं, और ख़ास तौर से तब जब इतिहास लेखन दिल्ली सेंट्रिक हो, यानी कि केंद्र में दिल्ली को रखा जाए, और ऐसा करते हुए लगातार नाइंसाफ़ी देखी गई है, ख़ास तौर से तब जब मेवाड़ का जिक्र होता है। दिल्ली सेंट्रिक हिस्ट्री लिखने के कारण ये डिस्टॉर्शन है कि हम ये मान रहे हैं कि सिकंदर लोदी बड़ा है, या हम ये मान रहे हैं कि बहलोल लोदी बड़ा है, या उससे पहले हम सैयदों को बड़ा मान रहे हैं। नहीं है वो इतने बड़े, स्टेट यहाँ पर बड़ी है। क्यों? क्योंकि जब सांगा की हम बात करें तो खातोली की लड़ाई के बाद में, खातोली में जब वो इब्राहिम लोदी को हराता है तो उसके बेटे को अरेस्ट कर लेता है, और जब बेटे के साथ उसका कॉम्प्रोमाइज़ होता है, बेटे को लेकर के इब्राहिम लोदी कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है, तो क्या तेरे बेटे के लिए गिरफ्तारी, इसका ये मसला नहीं कि तेरे को बेटे की कोई रिफ्यूज़ के लिए कुछ देना है मुझे, नहीं, ये स्टेट मेरा है, तुझे इसको छोड़ना है। और इसी कारण से जब इब्राहिम लोदी ने बैकआउट किया, उसके बेटे को उसने छोड़ा, तो उसके पट्टे परवाने सब मेवाड़ में रखवा लिए उसने। मतलब दिल्ली का राजा अब मेवाड़ का सामंत है। जब उसके पट्टे परवाने ही यहाँ रखे लिए गए तो वो तो मेवाड़ का सामंत हो गया ना। और उसके बाद में वो एक्सपीड करता है और पूरे बुंदेलखंड को जीतता और रायसेन तक जाता है, बिलसा क्रॉस करके रायसेन जा रहा है, और रायसेन उसकी स्टेट का पार्ट है, चंदेरी उसकी स्टेट का पार्ट है, रीवा उसकी स्टेट का पार्ट है, उसका राज्य है वो भारत का सबसे बड़ा सम्राट है। बाबर ने अपनी खुद पुस्तक में लिखा है कि उत्तर में राणा महाराणा सांगा और दक्षिण में कृष्णदेव राय, ये भारत के राजा है। वो किसी अहमदनगर के, किसी दिल्ली के राजा को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो जोश, वो जुनून, वो जिद मातृभूमि की रक्षा करने की आज भी हमें प्रेरणा देती है, और इसीलिए एक भारत श्रेष्ठ भारत का वो मूल मंत्र महाराणा सांगा के इस विचार से कहीं ना कहीं आज भी उसको ऊर्जान्वित हो रहा है, जिसमें महाराणा सांगा ने मरते दम तक पराधीनता स्वीकार नहीं की, या यूं कहें कि विदेशी आक्रांताओं को धूल चटा दी। हमने अपने इस कार्यक्रम में तमाम साक्ष्यों और सबूतों को रखने की कोशिश की, और उम्मीद करता हूं कि आपको अपने तमाम सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अपने इस खास कार्यक्रम में अपनी कैमरा टीम, कैमरामैन रमाकांत शर्मा के साथ मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन इस वायदे के साथ कि फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।